आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन एंड एंटी डेरिवेटिव्स। जब आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको इसका डिफरेंशियल किस तरह से लेना पड़ता है। इसकी जो पावर है एक्स की वो हम इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी पावर में से वन माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी कि इसका डिफरेंशियल आ जाता है। एक्स क्यूब का जो डिफरेंशियल आता है वो 3x² कहलाता है। ये एक्स क्यूब का डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब अगर लेट सपोज आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 2 और आपने इसे डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 3x²। वही रूल आपने यूज करना है कि मल्टीप्लाई करना है 3 को इसके साथ और 3 में से 1 माइनस करना है तो 3x² आ जाएगा। और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ जैसे x की पावर 5 है और उसके साथ कोई से भी कांस्टेंट है c और हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल आएगा वो क्या आएगा, x5 का डिफरेंशियल आएगा 5x4, यानी कि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो 5x4 और c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। c कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 कोई सा भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई से भी कांस्टेंट हो सकता है। ये हो गया इसका डिफरेंशियल। ठीक है, अब अगर हम एंटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो जब हम एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो 5x4 पर अगर मैं एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहूँ तो मेरे पास इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, यानी कि मेरे पास इसका इंटीग्रल क्या आना चाहिए। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, इसके साथ हमें dx लगाना होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हुआ है और अब हमने इस विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करना है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि आपने ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है ये एज इट इज आ जाएगा इनके, या तो आप ये कह लें कि आप इसको इंटीग्रल के बाहर रख रहे हैं 5 और इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं x4 पर। तो x4 पर जब इंटीग्रल अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बाहर वाला 5 एज इट इज लग जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रल में क्या आएगा, x की पावर में इंटीग्रेशन का रूल ये है कि 4+1 करते हैं। ठीक है, और इस यही जो न्यू पावर है 4+1 यही डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं और साथ में आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ देखें हमने जब इसे डिफरेंशिएट किया तो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन जो भी कांस्टेंट होते हैं वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, -10 हो, कोई से भी कांस्टेंट हो जिसको हमने जनरल फॉर्म में सी लिख दिया था तो वो यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल के बाद +c लगाते हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई कांस्टेंट इसके साथ हो जो कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है, क्योंकि 5x4 का जो इंटीग्रल है वो एग्जैक्टली यही आना चाहिए जो यहाँ पर हमारे पास है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास आ गया है ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा, यानी कि x5/5 प्लस सी। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा क्या, हमारे पास रह जाएगा x5 + c रह जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास रह जाएगा x5 + c। ये हमारे पास आ गया है इसका इसका एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमने अब जनरलाइज करते हैं इस फॉर्मूले को, यानी कि x⁻n का इंटीग्रल हमारे पास आएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और +c। ठीक है, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, बेसिक फॉर्मूला, यानी कि x⁻n है तो n+1 करेंगे पावर में और वही n+1 नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब अगर लेट सपोज आपने 4 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अब 4 के साथ देखें x नहीं है, 4 एक कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव में तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रल में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होता, बल्कि अगर आप इसको कंसिडर करें x की फॉर्म में तो हम इसे 4x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 1 के इक्वल होता है, हम इसे कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको 4x⁻0 लिख दिया। 4 को आप इंटीग्रल से बाहर रख दें, x⁻0 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा x0+1 डिवाइडेड बाय 0+1 प्लस c। ठीक है, और इससे हमारे पास बनेगा 4 x0+1 से x की पावर 1 रह जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 1, यानी कि इन शॉर्ट वी कैन राइट इट 4x+c। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रल है रूल क्या बनेगा, एक रूल ये हो गया। ठीक है, और दूसरा रूल अब क्या बनेगा हमारे पास कि कोई सा भी जो कांस्टेंट होगा उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद एनी वेरिएबल, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, सी एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पर अच्छा इसको ए का नाम दे देते हैं क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने सी की फॉर्म में लगाना है तो हम इसे ए कह देते हैं, तो हम कहेंगे ए एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई से भी कांस्टेंट है, 4 है
तो 4 का इंटीग्रल 4x आएगा, a है तो a का इंटीग्रल ax आएगा। अगर इसे हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जैसे लेट सपोज आपने 5 को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, तो 5 का इंटीग्रल आएगा 5y प्लस c। ठीक है, इसी तरह से अब हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ जाते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास पोलिनोमियल इस तरह का आ जाता है कि जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा टर्म्स है, जैसे 3x² है -2x+1, हमने इसे इंटीग्रेट करना है। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो रूल ये है कि जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं, एक पोलिनोमियल जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं, आप हर टर्म पर इंडिविजुअली इंटीग्रल अप्लाई करें। dx आपने हर टर्म के साथ लिखना है, ठीक है, हर टर्म पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से इंटीग्रल। अब हम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल का रूल ये है कि 3 को इंटीग्रल से बाहर लिख देते हैं। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है। मैं इसलिए डिटेल में कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 एज इट इज आ जाएगा, x² का इंटीग्रल आएगा x2+1 प्लस डिवाइडेड बाय 2+1 माइनस ये 2 अपनी जगह पर एज इट इज आएगा, x का इंटीग्रल आएगा, x की पावर 1 है तो हम लिखेंगे 1+1, जो भी पावर होगी उसमें अपनी 1 इंक्रीमेंट लगाना है, ठीक है, और वही न्यू जो पावर बनेगी 1+1 वही नीचे भी लिखना है। -1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल अभी मैंने आपको बताया था कि x होगा विद रिस्पेक्ट टू x, y होगा विद रिस्पेक्ट टू y, t होगा विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी वेरिएबल होगा। इस वक्त x है तो हम 1 का इंटीग्रल लिखेंगे x। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, चूंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया है, ऑपरेटर खत्म हो गया। अब हम लगाएंगे +c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने जरूर लगाना है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब इससे क्या आ जाएगा, ये 3 और यहाँ पर आ जाएगा x³ अपॉन 3, यहाँ पर आएगा 2 और इंटू x² अपॉन 2 माइनस x+c, और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा x³, माइनस का साइन अपनी जगह पर आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आएगा -x+c, ये हमारे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रल। नेक्स्ट एक फंक्शन देखते हैं। अब हम फ्रैक्शन में देखते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रैक्शन में, यानी कि 1/x² है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को ऊपर लेकर जाएंगे। जब भी आपने x को डिफ्रेंशिएट करना है और वो 1 किसी भी कांस्टेंट के साथ डिनोमिनेटर में है, तो आपने इसे ऊपर ले जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा x⁻²। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब हम इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2+1, जो भी पावर होगी उसमें +1 हमेशा से करना है आपने। डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे -2+1, सॉरी ये 1 है, और यहाँ लिखेंगे +c। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x⁻² से आएगा -1, डिनोमिनेटर में -2+1 से -1 आएगा, +c, और इसे हम लिखेंगे माइनस का साइन यहाँ लगा दें और x की पावर -1 को 1/x करके लिख दें, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो मैं इसको नीचे लेकर आ दूं। तो -1/x+c जो है वो इसका इंटीग्रल हो गया है। अब कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। अब स्क्वायर रूट में अगर एक हमारे पास एक फंक्शन है उनके √x का आपने इंटीग्रल लेना है, तो √x का इंटीग्रल आप किस तरीके से लेंगे, आपने पहले इसकी पावर को प्रोमिनेंट कर देना है। √x का मतलब ये है कि x⁻1/2। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटीग्रल का रूल है वही हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो पावर चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन में कुछ भी है, रूल यही है कि आपने एक इंक्रीमेंट इसमें लगाना है और वही जो पावर में आपने लगाया है वही डिनोमिनेटर में भी लगाना है, और साथ में लगाएंगे +c। तो हमारे पास इससे बन जाएगा x⁻, इसे जब आप 1/2 +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 इसकी पावर में, और यही 3/2 नीचे भी आएगा, और यहाँ लिखेंगे +c। अब इस 3/2 को ऊपर लेकर चले जाएं, क्योंकि नीचे ये फ्रैक्शन में है, ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 2/3 बन जाएगा, और x⁻³ 3/2 को एज इट इज लिखें और +c को लिखें। अब हम स्क्वायर रूट में ही और कॉम्प्लेक्स चीज देखते हैं थोड़ी सी। जैसे लेट सपोज आपके पास है √x और या 1/√x हम कर लेते हैं। 1/√x dx है, तो 1/√x का मतलब ये है कि आपने x की जो पावर है इसको पहले प्रोमिनेंट करके लिख लें, ठीक है, और फिर इसके बाद हम कहेंगे कि ये 1/x, इसको मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ क्योंकि x नीचे इंटीग्रेट नहीं होता, x ऊपर जाएगा, होता भी है लेकिन वो आगे मैं रूल्स बताऊंगी आपको कि किस तरीके से होगा। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं होगा क्योंकि ऊपर कोई एक कांस्टेंट है और नीचे जो है वो x है। ठीक है, तो हम x को ऊपर ले जाएंगे, x को ऊपर लेकर जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1/2 लग जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रल आएगा x⁻1/2+1 डिवाइडेड बाय -1/2+1 और +c। तो -1/2+1
और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इससे आपके पास आएगा -1 + 2, आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये कुछ बेसिक इंटीग्रल्स हैं, ये आपको याद हो जाएंगे जब आप करेंगे बार बार, चूंकि ये चीज रिपीट होती जाएगी क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आपको याद हो जाएंगे, फिर आप इसके इंटीग्रल्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वक्त चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे हर स्टेप यहाँ पर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर -1/2 को चूंकि नीचे फ्रैक्शन में है ये, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। और x⁻⁴ नेगेटिव है, इसको नीचे लेकर आ जाएं तो ये क्या बन जाएगी, x⁻1/2 + c। और अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि -2/√x + c। ये हमारे पास हो गया इसका इंटीग्रल। अब अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के ही प्रॉब्लम जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे √x है और इसके साथ ब्रैकेट्स में एक और फैक्टर है, वो है √x + 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। जब √x और √x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, √x और √x मल्टीप्लाई होंगे तो x रह जाएगा, क्योंकि √x का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो 1 की इक्वल हो जाता है। √x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, x आ जाएगा। और √x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो कि स्पेशली वो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग और सीएस और एससी और इस तरह के प्रोग्राम्स की तरफ आते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी शायद मुश्किल हो जाए समझने में, इसलिए मैं डिटेल में बता देती हूँ। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो एक्स रह जाता है। तो हमारे पास ये x + √x रह गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रल का जो ऑपरेटर है वो इंडिविजुअली हर एक पर अप्लाई कर दें। इसकी पावर में 1/2 करके लिख रही हूँ। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 एंड प्लस यहाँ, अच्छा प्लस सी एक ही बार लगता है चाहे जितने भी टर्म्स हो इंटीग्रल के, ठीक है, लेकिन तब लगता है जब हमारे पास इंटीग्रल का ऑपरेटर जो है वो खत्म हो जाता है, जब हम इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं हर टर्म के ऊपर। यहाँ पर आ जाएगा x⁻⁴ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। ये हम पीछे भी कर चुके हैं। यहाँ पर इंटीग्रल चूंकि खत्म हो गया तो यहाँ पर प्लस सी लग गया। यहाँ पर आ जाएगा x²/2, यहाँ पर आ जाएगा x⁻3/2, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, प्लस सी। और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x² प्लस ये ऊपर जब जाएगा तो आएगा 2/3 x⁻3/2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका इंटीग्रल। अब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट अगर आपके पास क्यूब रूट है, यानी कि कोई और स्क्वायर रूट के अलावा कोई और पावर है और अंदर भी एक पावर है, तो फिर आप किस तरीके से करेंगे। आपने करना है, ये लेक्चर चूंकि मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि वो इस हर चीज को समझ लें। तो ऑल पॉसिबिलिटीज जो हो सकते हैं मैं वो यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। ये √3 का मतलब ये होता है कि अब इस पूरे की पावर 1/3 बन जाएगी, यानी कि √, अब मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, x4। इसका मतलब ये है कि x4 की पावर क्या है, 1/3। ठीक है, जब एक ही वेरिएबल के ऊपर दो पावर्स होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर बन जाएगी 4/3। तो ये 4/3 पावर में यहाँ लगा रही हूँ। और अब इंटीग्रल का रूल वही अप्लाई करेंगे, x⁻⁴ क्या करेंगे, 4/3 + 1 डिवाइडेड बाय 4/3 + 1। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप जब सारे लेक्चर्स इंटीग्रेशन के लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा, जब आप बिल्कुल आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है, 4/3 + 1। जिनको डायरेक्ट आती है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ बिल्कुल, तो वो यहाँ पर मैं यहाँ पर डिटेल में लिख रही हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, कोई चीज मिस ना हो जाए आपसे। तो पावर इसकी बन जाएगी 7/3। ठीक है, 7/3 डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको इरेज करते हैं ताकि जो है ये थोड़ा सा क्लियर नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7/3, यहाँ पर भी आएगा 7/3 प्लस सी। और इसको हम ये रेसिप्रोकल है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये 7/3 ऊपर ले जाएंगे, इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म लग जाएगी, उल्टा हो जाएगा और x की पावर आ जाएगी 7/3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका इंटीग्रल। अब हमारे पर लेते हैं कुछ इस तरह का फंक्शन लेते हैं जिसमें आपके पास होल पावर आ रही है, जैसे लेट सपोज आपके पास है 3x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम पहले इसे एक्सपेंड कर लेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले से। अगर आपको स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद तो आपको याद होगा कि a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, a²
प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी से, जो अलजेब्रिक रूल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। 3x का होल स्क्वायर जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख लेते हैं। आपको अगर आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 3x इंटू 1, और यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि मिक्स ना हो जाइए, ये आ जाएगा dx, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा इसका, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा 6x, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब जो है वो इंटीग्रल इंडिविजुअली हर टर्म पर अप्लाई कर दें। तो हम जब हर टर्म पर इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर पर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 9x स्क्वायर dx, फिर 6x पर अप्लाई करेंगे तो 6x dx, और फिर 1 पर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा। आप चाहें तो एक और स्टेप कर सकते हैं, 9 को भी बाहर निकाल दें, 6 को भी बाहर निकाल दें, और चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 इसका कोफिशिएंट है तो एज इट इज आएगा, सिर्फ x डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो x की 9 कांस्टेंट नहीं है, 9 इसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट उसे कहते हैं, ये कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है 1 के साथ, ठीक है। 9 के साथ x स्क्वायर है तो 9 इसका कोफिशिएंट है, तो 9 एज इट इज रहेगा। और या आप इंटीग्रल से बाहर इसको लिख दें, और पावर में होगा इसका 2+1। अब हम डायरेक्ट करते हैं, 2+1 से आएगा 3, और नीचे भी 2+1 से आएगा 3, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब 6 एज इट इज आएगा, x की पावर है 1, तो 1+1 से आएगा 2, तो x की पावर आ जाएगी 2, और यही 2 लगाएंगे नीचे भी। प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और साथ में लगाएंगे प्लस सी। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अगर मैंने प्लस सी नहीं लगाया तो आप लोग प्लस सी लगा दीजिएगा, मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि मैंने लगाया है नहीं। 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 3x क्यूब प्लस 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आहिस्ता आहिस्ता आगे के रूल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि आगे किस तरह के रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं।